हम लोगों ने अभी देखा, क्योंकि मुझे अभी सर का आग्रह है कि हमारे वंशज की जो बात है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि यह पूरा भारत नहीं, अभी तो पूरा विश्व, क्योंकि साइंटिफिक रूप से अगर देखा जाए तो जीव की जो उत्पत्ति हुई थी वो जल से हुई थी, और जो विष्णु जी का नाम है नारायण, तो उसमें अगर देखेंगे तो वो ये मालूम चलेगा कि वो जल में है, और उनकी उत्पत्ति भी बताएंगे हम। तो कहीं भी उठा के देख लेंगे तो पूरे विश्व में प्रथम यदि कोई है तो ये हम जो हैं निषाद वंशीय हैं, जिसमें 4 क्षेत्र में बांटा गया है। पहला था जल, दूसरा जमीन, तीसरा पहाड़ और चौथा जंगल। ये 4 क्षेत्र में से कोली जो हुए वो जल क्षेत्रीय में अपने कार्यों को निष्पादित करते थे, इसलिए कोल कहलाते। भील जो है जंगल में वास करते थे, इसलिए वो लोग जो है वनवासी कहलाए, भील कहलाए। और इनके सब में वंशज है, कोली समाज में भी वंशज है, वो भील समाज में भी है। उसके बाद आते हैं किरात। तो किरात जो पर्वत में रहते हैं वो सारे किरात कहलाते हैं, और किरात जो होते हैं, जिसमें शंकर जी को किरात कहा गया, पार्वती जी को किराती कहा गया। तो आप देखेंगे शंकर जी का सारा जो है, आज भी साइंस मानता है कि कैलाश में कुछ है जो आज तक कैलाश फतेह किसी ने नहीं कर पाया। तो नहीं करने का वजह है कि ये कोल, भील, किरात, द्रविड़ जो मैदानी क्षेत्र में जो रहते हैं, ये ऑल आर कॉल्ड द्रविड़। और ये चारों जातियां जो है मूलतः निषाद वंशीय हैं, और ये निषाद वंशीय होने के कारण जो हम ट्रेडिशनल फिशरमैन कहते हैं, अंग्रेजी में फिशरमैन कहते हैं तो बहुत सारे क्या कहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल फिशरमैन यही 4 हैं, और ये चारों का मूल जो है वो आपका निषाद वंशीय है। और सबकी उत्पत्ति को आप देखेंगे तो किसी भी ग्रंथ को उठा कर देखिए, चारों वेद के रचयिता, 18 पुराण के रचयिता, और इसके साथ साथ में उपनिषद का रचयिता, ये सब हमारे पूर्वज हैं। अब आइए कि भी ब्राह्मण कहां से आया, क्षत्रिय कहां से आया, द्रविड़ कहां से आया, शूद्र कहां से आया। तो हमारे वेद व्यास जी ने कहा था कि कर्म से सब चीज होता है, जन्म से कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसा ही मध्य एशिया से जब आक्रमणकारी यहाँ आए तो पहला आक्रमणकारी कौन आया? इसका नाम था जम्बूद्वीप। इस पूरे भारत का नाम था जम्बूद्वीप। हम लोग आज भी संकल्प करते हैं तो बोलते हैं ओम विष्णु विष्णु श्री भगवतो विष्णु रागे भरत माने से अर्थ प्राप्त होता है प्रवृत्ति श्वेता करते वेद संबंध अष्टाविष्ट में कलियुगे कली प्रथम चले जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते, तब जाकर के प्रदेश का नाम लेते हैं, महाराष्ट्र प्रदेश से अपने गांव स्थान का नाम लेते हैं, तब संकल्प करते हैं। तो पहला नाम आता है जम्बूद्वीप का, और ये सारे जितने भी हमारे कुलगामी हैं ये जम्बूद्वीपीय हैं। तो मूलतः कौन है? हम लोग हैं जम्बूद्वीपीय। कहाँ कहाँ रहते थे? पानी में, पहाड़ में, जंगल में और मैदान में। अब आ जाता है कि ये जो जम्बूद्वीपीय है इस पर लोगों ने आक्रमण किया। तो पहला आक्रमण किया शक ने। इसका तिथि और डेट तुम्हें मुझे मालूम है कि कब आक्रमण किया, कब है। तो उन्होंने आक्रमण किया तो इसका नाम रख दिया हिमवर्ष। जम्बूद्वीप का नाम हो गया हिमवर्ष। दूसरा आक्रमणकारी आया, शक के बाद आए यवन। यवन में जब आक्रमण किए तो उन्होंने इसका नाम रख दिया अजनाव वर्ष। अजनाव वर्ष के बाद जब शक, यवन, पहलू आए, ग्रीक, पहले लोग ग्रीक जो आए, तो उन्होंने जब इसका आक्रमण किया तो उन्होंने इसका नाम रख दिया पहले हिमवर्ष, अजनावर्ष, तब इसका नाम आ गया भारत खंडे। अब भारत खंडे नाम रखने के बाद उसी समय जो है भारत खंड से उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता की सभ्यता शुरू हुई थी। तो उन्हीं लोगों ने, पहलुओं ने ही इसका नाम सिंध भी रखा। यही सिंध से फिर बना हिंद। आक्रमणकारी आते गए, और अब आ जाकर के जब ये
शीट है मेरे पास में, मेरा वीडियो देखिएगा, यूट्यूब में मैंने डाला है, उसमें सब चीज मैंने बताया है कर करके। तो उसमें आपको मिलेगा कि अजनाब वर्ष के बाद में जब भारतखंड हुआ, उसके बाद भारतवर्ष हुआ। ये जयभरत के नाम पर है, क्योंकि जम्बोजी का पहला अधीश्वर थे अग्निंद्र, जो तृतीय प्रजापति राजा थे। तृतीय प्रजापति राजा, पहला प्रजापति राजा शिव जी हुए, स्वयंभू हुए, यानी हम स्वयंभू हमारे पूर्वज हुए। हम तो कटरा जब जाएंगे, अजनाब के बाद में आए आर्य, यहां से आर्यवर्त शुरू हुआ। आर्य जो है वो आक्रांता है, बाहरी है, आक्रमणकारी है, और वो जो आए तो वो फिर ये देश से, जम्बो द्वीप से नहीं गए, बाकी सब चले गए, लेकिन आर्य नहीं गए। आर्य के बाद आए मुगल। जब मुगल आए तो उन्होंने इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के बाद मुगल के बाद अंग्रेज आए तो उन्होंने इसका नाम रख दिया इंडिया। यही नोमेनक्लेचर है हमारे जम्बो द्वीप का। मूलतः हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारा ज्ञान, विज्ञान, ये सारे समाज से सर्वोच्च है, उत्कृष्ट है। हमारा ही चीज लोगों ने ग्रहण किया। किसी ब्राह्मण ने वेद नहीं लिखा, किसी क्षत्रिय ने इस सब कार्यों को नहीं किया। तो साथियों, जब सब चीज हमारा ही है, संस्कृति हमारी, सभ्यता हमारा, आप जब भी उठाएंगे तो पहली सभ्यता का नाम जब आएगा तो सिंधु घाटी की सभ्यता, और ये हमारी ऋषभ वंशियों का ही देन है, परंपरा ट्रेडिशनल फिशरमैन का ही देन है। अब इसमें से जो है, जो आठवंता आए, आर्य लोग जो आए, आर्यवर्त जो आए, उन्होंने अपने कार्य को साधने के लिए कर्म कांड का रचना किया। और ये कर्म कांड की रचना के दौरान जो है हमारी संस्कृति, सभ्यता को, ये काम एक दिन में नहीं होता है, ये हजार वर्ष के बाद में ये कार्य होता है। जिसे कहते हैं आफ्टर कोलिजम देयर इज इंपीरियलिज्म, उपनिवेशवाद के बाद साम्राज्यवाद। ये बहुत बड़ी घटना है, और इसी सिद्धांत पर हमारे समाज को पूरा प्रभावित करते हुए आज के परिवेश में हमारे समाज की सभ्यता, संस्कृति को अपना करके हमें उनसे वंचित कर दिया, और हम भी बोल दिया कि इनको वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद लिखेंगे हम और पढ़ेंगे वो। ये कर्मकांड, ये हमारे समाज की जो है उत्पत्ति। तो इस तरह से आप मूलतः देखेंगे, साइंटिफिक रूप में भी आएंगे तो आपको मिलेगा ये सारे जो है, जितना भी साइंस का भी आप बोलेंगे तो साइंस भी मानता है कि नहीं, सबसे पहला यदि कोई है जो ट्रेडिशनल फिशरमैन, परंपरागत मछुआरा करते हैं जिसको, वही है। और उन्हीं के माध्यम से आज जो है ऋषभ वंशी के माध्यम से जो है आज जितना भी सभ्यता का विकास हो रहा है, चूंकि ये सभ्यता इतनी पुरानी है, लोग पुराना शर्ट को उतार के रख देता है, उसी तरह से नया शर्ट पहन लेता है। सेम उसी तरह से आज हमारे साथ में किया जा रहा है, और हमको इतना विलुप्त कर दिया गया कि हम विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं। हमारे सभ्यता में इसमें भी जो है एक षड्यंत्र के तहत, यही आर्यों के षड्यंत्र के तहत में इतने कुड़ियों में बांट दिया गया है कि आपस में लड़के मरिए, इतना जाति बना दिया गया है। और ये क्या है, पहला सोचिए, देश आजाद हो रहा है, 1947 में देश आजाद हो रहा है, उस समय जातियों की संख्या मात्र 578 है, और 578 से जातियों की संख्या अभी तक 8,000 तक है। जितना आयोग बना, उस आयोगों में आज जो है 6,000 से ज्यादा जातियों की संख्या हो गई है। तो कौन बांट रहे हैं, किसको बांट रहे हैं? हम ही को बांट करके हमारे भी कभी कोली को वो निषाद है, वो केवट है, वो मल्ला है, वो धीवर है, चाय है, बलबर है, सुरैया है, मलियारी है। साउथ में भी यही कंडीशन है। वहां चले जाएंगे तो दोना गंदी राजा रेडी से लेकर के वो तमाम उनके पूर्वज के खानदान को लेकर चलेंगे, तो वहां पर भी यही समस्या को उत्पन्न होता है। जो परंपरागत लोग हैं रेडी, जो रेडी था दोना गंडे रेडी से लेकर वहां तक शुरू से करते हुए आप जाएंगे तो वहां भी देखेंगे, तो वहां भी आज भी, हालांकि वहां एक कल्चर है कि वहां कुछ भागों में हमें ब्राह्मण के रूप में मानते हैं और पूजा हम ही लोग करते हैं। वो जनेधारी नहीं होते हैं, जनेऊ का ग्रहण नहीं करते हैं। अयप्पा मंदिर में जाएंगे तो मिलेगा, देखेंगे खुला होता है। तो इस तरह से साथियों, ये संक्षिप्त में थोड़ा सा परिचय था, लेकिन ऐसा है
कि आप अभी जो भारत का वर्तमान परिस्थिति है उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे मित्र अभी भी बहुत आंकड़े दे रहे थे, हमको लगा कि नहीं सचमुच में अभी जो सिचुएशन हम लोग का है इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए और इसमें है स्ट्रक्चर देखना चाहिए कि अभी स्ट्रक्चर क्या बना कर रखा है हम लोगों का। मेरा एक ही चीज कहना है आप लोगों से, जब तक आप स्ट्रक्चर पर नहीं जानेंगे तब तक हम लोग जो है खाली कार्यों को निष्पादित नहीं कर पाएंगे। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर एक बार बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मौका इसमें जो है सर अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, इन्होंने जो है अपने संगठनिक संरचना में 7 जो है नए नए संगठन बनाए जिसमें सिफनेट है, CICEF सिफेस है, ये बेंगलोर में है, FSI है, लिफनेट है, CAA है, NFDB है, फिस्कोफेड है और स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट। अब स्टेट फिशरीज डिपार्टमेंट में आ जाते हैं तो उसमें भी पहला है डायरेक्टर, फिर है ज्वाइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ड्यूटी डायरेक्टर, फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर, फिर है एक्सटेंशन ऑफिसर, फिर एग्जीक्यूटिव EFO एक्सटेंशन फिशरीज ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ फिशरीज, फिर है फिशरीज सुपरवाइजर और तब है फिशरमैन। ये स्ट्रक्चर है हमारे अभी के वर्तमान भारत सरकार का। इसके तहत में हम लोग सारे कार्यों को निष्पादित करते हैं और जो योजना है उनको लाभ लेते हैं। तो साथी अब है कि चूंकि बोलने से तो मुझे 5 दिन बोलना पड़ता है, लेकिन खाली इतना बोलता हूँ कि जितने भी संगठन जो बनाया गया है भारत सरकार में तो सबके कार्यों को अलग अलग देने के बावजूद भी जो हमारा अभी जो चल रहा है, जैसे अभी सर लोग भी बोले भारत सरकार का कुछ नीति ऐसा सचमुच में है जो हम लोग के लिए हानिकारक है और इसमें से पहला है समुद्री लोगों द्वारा समुद्री संसाधनों का पुनर्जनन। ये जो अभी हमारे राम टपके साहब बोल रहे हैं, इसमें उन्होंने 5 चीज बनाया और 5-6 चीज है जो बनाया गया है और इसमें से जो अहम चीज है जो आज तक झारखंड पे लागू नहीं किया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट अभी तक नहीं लागू किया है और वो है फिशरी वेलफेयर फिशरी पैकेज। अभी तक इस योजना का जो है इन लोगों ने कुछ लागू नहीं किया है और उस तरह में जो है हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। पारंपरिक मछुआरों का समुद्री समुदायों के लिए कल्याण पैकेज में करीबन 21 योजनाएं, 21 योजना बने 21 मिनट बहुत टाइम लगेगा। खाली शॉर्ट बताना चाहता हूँ, घर बनाने से लेकर के पानी पीने से लेकर के जमीन से लेकर के हर चीज केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जवाबदेही है और ये फिशरी डिपार्टमेंट का एक रोल है। तो इस साथ में विशेष रूप से कोई पैकेज के साथ में मैं उनको एक विस्तार बताना चाहूँगा, लेकिन आज मैं ही आपकी बात को नाम देते हैं क्योंकि निर्णय की घड़ी है और निर्णय की घड़ी में ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है। मैंने कुल मिलाकर के हमारा समाज सर्वोच्च समाज है, हमने ही ब्राह्मण बनाया, हमने ही क्षत्रिय बनाया और हमारा ही लोग रह सकते हैं और आज हम ही लोग के ऊपर राज्य कर रहा है। बस इन्हीं चंद संस्कार आपके आने को ध्यान देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। गुड, थैंक यू। हम मछुआरे हैं बैठे हुए, लेकिन कहाँ से आए, कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हो गया ये तो बोल दिया शरीफ भाई ने। अभी देखो, अभी ये तो हो गया सबका, हमें